हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है इकोनॉमिक्स की क्लास 11th आज से हम शुरू कर रहे हैं। इससे पहले क्लास 9th और 10th मैंने कंप्लीट कर दी है। क्लास 9th के जो भी चैप्टर्स से 4 चैप्टर्स थे वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्लास 10th के 5 चैप्टर है वो भी कंप्लीट कर दिए। उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्लास 11th। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यूपीएससी की बात करें प्रीलिम्स में तो डायरेक्ट सवाल यहाँ से उठकर आता है। दूसरी बात, इसमें कुछ एक टर्म्स आएंगे, उनको हम जितना यहाँ समझ सकते उतना समझेंगे। आप चिंता ना करें, एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है वो डिटेल में वहाँ आ जाएंगे जहाँ हम श्री राम आईएएस के नोट्स पढ़ेंगे, उसमें डिटेल में दे रखी सब चीज़ें। ठीक है, यहाँ हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस लेकर चलेंगे। तो हम चैप्टर 1 शुरू करते हैं, दैट इज इंडियन इकोनॉमी का। कौन सा? इंडियन इकोनॉमी ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे हम जानते हैं कि अगर हम मोटा मोटा देखें तो जो कॉलोनियल रूल है, मतलब जो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया के ऊपर राज किया था वो लगभग 200 साल किया था, 1757 से लेकर लगभग 1947 के आसपास तक। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसकी शाम को लगभग क्या इकोनॉमी रही होगी। एक्चुअली इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक ट्रांजिशन फेज आ रहा है कि हम गुलामी से आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस गुलामी वाले फेज के तक हमें क्या इकोनॉमी रही होगी इंडिया की, वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं भाई इसमें क्या हुआ होगा। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया और आपको पता है उन्होंने हमारे इंडिया की जो भी इकोनॉमी उसको पूरा ख़राब कर दिया था। कैसे किया था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंप्लीटली एक ऐसा रीजन बना दिया जहाँ से वो रॉ मटेरियल उठाएंगे, अपनी कंट्री में लेके जाएंगे, उसको फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और फाइनली उसी कंट्री में बेच देंगे जहाँ से रॉ मटेरियल लिया था। तो एट द एंड ऑफ डे नुकसान किसका हुआ? उस कंट्री का, डोमेस्टिक कंट्री का, जहाँ से रॉ मटेरियल लिए जा रहे हैं। जैसे इंडिया था तो इंडिया से रॉ मटेरियल लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कॉटन जो है, कॉटन कहाँ से उठा लिया? इंडिया से, बहुत ही सस्ते रेट में। उसको लेके गए ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटेन में तब तक इंडस्ट्रीज़ वगैरह ये सब आ चुकी थी। अब वहाँ पर क्या हुआ, इंडस्ट्रीज जब आई वहाँ से उन्होंने सस्ते चीज़ों में बहुत ही कम लागत में कपड़े बनाने लग गए। उन्हीं कपड़ों को ला करके इंडिया में बेच दिया हाई रेट में, या कह सकते हैं बहुत ही चीप रेट में। तो उससे क्या हुआ, जो इंडिया की जो क्लोथिंग थी वो पूरी पूरी बेकार हो गई। जैसे कि उन्होंने कपड़ा लिया, कपड़ा उन्होंने मान लीजिए 100 रुपये में उठाया, जीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करी, वो 400 रुपये बनी और इंडिया में लाकर उसको बेच दिया कितने सस्ते रेट में। तो उससे क्या होगा, इंडिया के लोग इंडिया के ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे क्योंकि उनको वही चीज़ अच्छी क्वालिटी में सस्ते रेट में मिल रही है। तो लास्ट में हुआ क्या, जो इंडिया थी, जो कंट्री थी हमारी डोमेस्टिक कंट्री थी, वो उसकी जो इकोनॉमी थी पूरी की पूरी डाउन हो चुकी होती। पहली चीज़ ये। दूसरा, अब देखिए इतना ज़्यादा रॉ मटेरियल किसी कंट्री से लेंगे तो वहाँ के जो लोग थे बहुत ही चीप लेबर हो चुके थे, मतलब बहुत ही कम पैसे में वो लोग काम कर रहे थे। तो इस कारण क्या हुआ था, तब तक इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी जगह से हर्ट हो चुकी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि इंडिया की बात करें, इंडिया में मेनली जो काम था वो किसका था? हैंडीक्राफ्ट्स का था। मतलब ऐसी चीज़ जिनमें एक तरीके से हाथों से वो चीज़ बनती हो, जैसे टेक्सटाइल की कोई चीज़ हो गई हो, बैग्स हो गए, इस टाइप से। दूसरा क्या होते हैं, हाँ ये सब चीज़ें। तो इससे क्या होता था कि इंडिया के ही रॉ मटेरियल लिए, इंडिया का ही रॉ मटेरियल कहाँ पहुँचा दिया? ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। वहाँ पर उन्हीं चीज़ों को फिनिश प्रोडक्ट में बना करके वापस कहाँ बेच दिया? इंडिया के अंदर। तो लास्ट में देखा जाए तो नुकसान किसको हुआ? इंडिया को। प्रॉफिट किसका हुआ? ब्रिटेन को। पहली चीज़। दूसरी बात, अगर हम बात करें, एक वर्ड लिखा हुआ है कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है, जैसे इसको वैसे तो हम माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं, हम एक पेट्री डिश बनाते हैं। कॉलोनीज का मतलब होता है कि कोई भी कंट्री बाहर से आ रही है डोमेस्टिक कंट्री के अंदर और वहाँ पर जा कर के वहाँ के ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें और अपना फ़ायदा उठाए और अपना फ़ायदा करें, उसको बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो यहाँ पर जो ब्रिटेन थे वो यहाँ पर एक्चुअल में कैसी गवर्नमेंट थी? कॉलोनियल गवर्नमेंट। दो वर्ड दे रखे, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। नेशनल इनकम लगभग वही है जीडीपी जिसको अपन बोलते हैं, मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं। पर कैपिटा इनकम का मैंने आपको बताया था कि पर कैपिटा इनकम मतलब होता है एक कंट्री के अंदर हर एक पर्सन की एवरेज इनकम क्या होगी।
जैसे कि एक क्लास में मान लीजिए 20 बच्चे हैं, हर बच्चे के सेम मार्क्स तो आते नहीं है 100 में से, किसी के 90 आते हैं, किसी के 70, किसी के 30, किसी के 55, इस टाइप से हैं। तो हमने क्या किया, उनका एवरेज निकाल लिया, जितने नंबर थे उनको सभी को जोड़कर नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर दिया, तो तुम्हारे पास एवरेज आ गया कि भाई लगभग क्लास में हर एक बच्चे के 58 मार्क्स आते हैं। तो उसी तरीके से पर कैपिटा इनकम निकाली जाती है। कंट्री में जितने भी लोगों की इनकम है उनको ऐड करके पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, तो लगभग पता लग गया भाई लगभग इतनी एवरेज इनकम ये निकल के आई है। तो जब इतना नुकसान यहाँ हो रहा है तो ये तो बहुत सोचने वाली बात ही नहीं है कि नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम पे प्रभाव क्या पड़ेगा। ऑफ कोर्स जीडीपी और पर कैपिटा इनकम दोनों की दोनों ही बहुत ही कम हो जाएगी, ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी बात, अगर हम बात करें जब हमारा देश गुलाम था या जिस पे ब्रिटिश एम्पायर राज करा था, तो उस टाइम जो मेनली इंडिया की इकोनॉमी थी या इंडिया के जो लोग थे वो किस पे डिपेंडेंट थे, लगभग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। सारा का सारा काम किस पे था, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट था। उनकी जो भी लिवलीहुड थी वो सब खेती बाड़ी से चलती थी। अब क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर आया तो वो सब सही चल रहा था, लेकिन अंग्रेजों ने एक नया सिस्टम ला दिया, दैट इज़ लैंड सेटलमेंट। उसमें ज़मींदारी सिस्टम दे दिया। ज़मींदारी सिस्टम क्या होता है, रियायतवारी सिस्टम क्या होता है, मनसबदारी, ये सब हम हिस्ट्री में डिटेल में बात करेंगे। बहुत ही बेसिक सा मैं आपको बता देता हूँ। ज़मींदारी सिस्टम में ये हुआ था कि अंग्रेज़ों ने कुछ एक लोग अपने अपॉइंट कर दिए जिनको ज़मींदार कहते हैं। तो जो भी खेती बाड़ी का जो भी प्रॉफिट होता था उनको कौन देखते थे, ज़मींदार देखते थे। तो जो कल्टीवेटर्स थे उनके हाथ कुछ लगता ही नहीं था, सारा का सारा काम किसके हाथ में चला जाता था, ज़मींदार के हाथ में। तो उससे भी काफ़ी नुकसान होता था। वैसे डिटेल में क्या होता है हम इसको डिटेल में कहाँ डिस्कस करेंगे, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे स्पेक्टर वाली बुक से तब, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ब्रिटिशर्स का एक ही रोल था, ब्रिटिशर्स का एक ही मोटो था, और वो था कि इंडिया से कैसे भी मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हमें मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप का प्रोडक्शन शुरू होने लगा एज कम्पेयर टू फूड क्रॉप। दो टाइप की क्रॉप्स होती है, एक होती है कैश क्रॉप तो दूसरी होती है फूड क्रॉप। फूड क्रॉप वो होती है जो हमारे डेली यूज में हम एक तरह से खाने पीने में यूज होती है, जैसे कि वीट हो गई, राइस, मिलेट्स, पर उससे उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा, तो कैश क्रॉप वगैरह यूज होने लगी, जैसे टी है, कॉफ़ी है, रबड़ है, इस टाइप से। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होने लगा, कैश क्रॉप का होने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, अब देखिए ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने काफ़ी हद तक इंडिया को एक्सप्लोर तो किया, लेकिन कुछ एक चीज़ें भी थी जो ब्रिटिशर्स के आने के बाद इंडिया के अंदर आई। पहले देखते इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या बात थी। इंडस्ट्रीज आने लगी, जैसे 1907 में टिस्को है ना। इसके अलावा बात करें हम, जो इंडस्ट्रीज थी वो इस टाइप से बनाई थी कि कंप्लीटली जो इंडिया था वो एक्सपोर्टर कंट्री बन जाए, ना कि इम्पोर्टर। इससे बेनिफिट किसको हो रहा, ब्रिटेन को हो रहा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होने लगा कि अगर इंडस्ट्रीज आ गई तो जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे उनके पास वर्क ही नहीं होता था, तो सारा का सारा काम मशीन कर दिया करती थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा। चीप ब्रिटेन गुड्स, सीधी सी बात है। अब मान लीजिए इंडस्ट्रीज जो है वो ब्रिटेन में है, अब वहाँ पर मशीन जो होती है वो बहुत ही कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है इंडिया के अंदर, वही चीज़ बहुत ही कम रेट में बिक रही है, तो लोग इंडिया का सामान क्यों खरीदेंगे, वो तो चाहेंगे ना कि हमें सस्ती चीज़ वो मिल जाए। जैसे कि मान लीजिए एक शर्ट बनाने वाली कोई कंपनी है, उसको 100 आदमी बनाते हैं अलग अलग शर्ट, तो हर एक की कॉस्टिंग बहुत महंगी पड़ जाती है। वहीं आपने एक मशीन खरीदी 10,000 रुपये की, और 10,000 रुपये की मशीन से आपने 40,000 शर्ट बना दी, तो देखो एक शर्ट की कॉस्टिंग कितनी कम आई है। तो आप क्या कर सकते हो, उसी मशीन का फ़ायदा उठा करके दूसरे वाली कंट्री को एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये चीज़ होगी। तीसरा, मिल्स इन्होंने डालना शुरू किया अंग्रेजों ने। कैसे, जैसे कॉटन मिल्स, जूट मिल्स, ये सब चीज़ें। लेकिन मिल्स कहाँ पर हुई, जैसे महाराष्ट्र में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल में, यहीं पर ही क्यों हुई। देखो जो भी मिल्स होती है इनको किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इनको पड़ती है बॉर्डर की, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर ब्रिटेन से ईजिली शिप आकर के वहाँ पर रुक सकते हैं, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो कोस्टल एरियाज पे ईजिली हो सकता है। तो ये काम हुआ। तो ये सब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स की वजह से इंडस्ट्री सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ था। नेक्स्ट बात करें हम
जीडीपी कम हुई, हम डिस्कस कर ही चुके हैं। एक बार आता है ग्रॉस वैल्यू एडिड, जीवीए, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे कंप्लीट गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यूज होती है, जो लास्ट में हम काउंट करते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, जीवीए। और इसको अगर फॉर्मूले बेस पे देखें तो इसमें क्या होता है, हम कंप्लीट ऐड करके उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस जीडीपी आ जाएगा हमारे पास। मतलब ग्रोस वैल्यू एडिड में से जैसे ही हम सब्सिडी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी आ जाता है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर ऑपरेशन। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री है, उसमें अगर प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा तो आपको पता है हर एक चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मतलब कि वो लोगों को देख के काम नहीं करता, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है वो चीज़ें। जैसे कि अगर मान लीजिए सोचें इंडिया के अंदर रेलवे का सारा काम प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाए, तो आज जो हम यहाँ से लेकर इतनी दूर ट्रैवल कर लेते हैं 1000 रुपये में, अगर आपको लगता है कि जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो क्या इतने ही रेट में हम ट्रैवल करेंगे? आप एरोप्लेन का बात देखिए ना, एरोप्लेन में अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना होता है तो कितनी महंगी टिकट आपको खरीदनी पड़ती है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है। तो जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो जो प्राइवेट सेक्टर का पब्लिक सेक्टर का जो इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, वो सिर्फ कुछ एक चीज़ों तक ही लिमिटेड रह गया था। जैसे रेलवे तक रह गया, पावर, कम्युनिकेशन, बस। ज़्यादातर चीज़ें में कैसे किन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, ब्रिटिश एम्पायर का। दूसरा, फॉरेन ट्रेड होने लगा। देखो ब्रिटिशर्स का मेन मोटो क्या था कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर कंपनी बनाना, मतलब एक्सपोर्टर कंट्री बनना। वहाँ से रॉ मटेरियल को उठाना है, अपनी कंट्री में लेके आना है, वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बनाकर वापस उसी कंट्री में बेच देना है। तो हर तरीके से कंडीशन विनर किसकी हो गई, ब्रिटेन की। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपोर्ट किसका करने लगी इंडिया, सिल्क का, कॉटन का, वुल का, शुगर का, इंडिगो का, जूट का। इंडिगो क्या होता है, एक तरीके की डाई होती है। इन चीज़ों का एक्सपोर्ट होने लगा। ये सब चीज़ें कहाँ जाती, ब्रिटेन में जाती, वहाँ सब चीज़ें फिनिश प्रोडक्ट बनती और वापस वहीं भेज दिया करते। दूसरा, इंडिया ने न सिर्फ ब्रिटेन के साथ ट्रेड किया, इसके अलावा चाइना के साथ भी किया, श्रीलंका के साथ भी किया, पर्शियन कंट्रीज के साथ भी किया। कैसे किया, आप मैप में देखिएगा, सर्च कीजिएगा, स्वेज कैनाल, SUEZ। तो वहाँ से जैसे ही मिडल ईस्ट कंट्री जो होती है वहाँ से ट्रेड होने लगा, क्योंकि नेवल ट्रेड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें। दूसरा हम बात करें हाई एक्सपेंसेस ऑन वॉर। अब इंडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा लोड कैसे पड़ रहा है, ब्रिटिशर्स ने ना सिर्फ इंडिया के ऊपर ही अटैक करके इंडिया को अपने कंट्रोल में लिया था, ब्रिटिशर्स ने और भी कंट्रीज को भी अपने गुलाम, जैसे फ्रांस के ऊपर उन्होंने अटैक किया। अब फ्रांस से लड़ने के लिए उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, वेपन्स चाहिए, है ना, हथियार चाहिए होते हैं, खाना पीना चाहिए होता है, क्लॉथ्स चाहिए होते हैं। तो इनका सारा का सारा लोड किस पे पड़ रहा है, इंडिया के ऊपर। तो लड़ाई वो कर रहे हैं, लेकिन उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको किसको उठाना पड़ रहा है, वो इंडियंस को उठाना पड़ रहा है। तो उनके जो भी लड़ाई झगड़े के जो एक्सपेंसेस थे वो किसको हैंडल करने पड़ते थे, इंडियंस को। और इस वजह से इंडिया की जो वेल्थ थी वो रिड्यूस होने लगी। अब समझ में आया, तो इंडिया की इकोनॉमी तो अपना आप ही हॉन्ट होने वाली है, ये सब। दूसरा, अगर हम बात करें उस टाइम के लोग, जब अगर 1947, 1950 या 1960 की बात करें, उस टाइम जनरली लोगों के पास ऑक्यूपेशन क्या था, वो क्या काम करते थे। नॉर्थ साइड में देखें, जैसे इंडिया को हम डिवाइड करें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो नॉर्थ में जनरली लोग अभी भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड ही थे, हो जाता लोग खेती बाड़ी करते थे, पंजाब साइड में, उत्तराखंड साइड में, इस टाइप के। लेकिन अगर हम साउथ में चले तो वहाँ थी, लेकिन कुछ एक नई चीज़ें, सर्विसेज भी आने लगी थी। जैसे हम पढ़े थे ना, प्राइमरी सेक्टर, टर्जरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर, उस टाइप से। तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिली। नॉर्थ में एग्रीकल्चर ही मेन था, साउथ में कुछ एक जगह पर सर्विसेज भी देखने को मिली। तो ये सब चीज़ें हम इसमें देखते हैं। इसके अलावा हम बात करें, अगर हम डेमोग्राफी ट्रांजिशन, एक वर्ड लिखा हुआ है आपका क्या, डेमोग्राफी ट्रांजिशन। अभी डेमोग्राफी ट्रांजिशन होता क्या है, इसको हम देखते हैं। अभी डेमोग्राफी ट्रांजिशन कोई नया वर्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। डेमोग्राफी, अब इसमें देखिए 1881 में सेंसस हुआ था। सेंसस मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में एनालिसिस करना। जैसे आप सुनते हैं ना, जनगणना होना, कि भाई घर में कितने परिवार में कितने लोग हैं, इस टाइप से। तो 1881 में सेंसस हुआ, वहाँ पर क्या देखने को मिला कि लिटरेसी रेट जो थी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी। लिटरेसी रेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पर कितने लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे, इस टाइप से। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा था, लोगों के पास जॉब भी नहीं थी।
स्किल्ड वर्कर्स को ही आपको जॉब मिल पाती थी और कोई मतलब रीजन ही नहीं था। तो ये सब चीज़ें थी। तीसरा क्या था, उस टाइम सब डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, फेमाइन आ चुकी थी, जैसे बंगाल फेमाइन आपने नाम सुना होगा उस ड्यूरेशन में। तो डिजीज़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास पैसे नहीं थे। दूसरा, इतना ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी जिससे कि वो अपना इलाज करा सके, तो डिजीज़ का भी काफ़ी फैक्टर था। तीसरा, अगर डिजीज़ ज़्यादा थी तो उस टाइम मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, जिस कंडीशन को बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट मतलब लोगों के मरने की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा थी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चों ने जन्म लिया, और उन जैसे मान लिया 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें से कितनों की मृत्यु हो गई, उसको बोलता है IMR। एक होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मतलब मदर, मोर्टेलिटी रेट मतलब कितनी माताओं के मृत्यु की संख्या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये सब चीज़ें, इनका बढ़ने का कारण क्या था कि ब्रिटिशर्स का सिर्फ एक मोटो था और वो था प्रॉफिट ओरिएंटेड। उनको अपना काम बनाना था, उसके अलावा कुछ नहीं। तो उन्होंने कोई मेडिकल फैसिलिटी इतनी अवेलेबल कराई नहीं, लोगों के पास इतना एम्प्लॉयमेंट था नहीं, पूरी कंट्री जो इकोनॉमी थी पूरी ड्रेन हो चुकी थी, और उस कारण से ये सब फैक्टर्स अपने को देखने को मिले थे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें कि अगर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स या ड्यूरिंग ईव ऑफ 1947 इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। देखो, ये बात तो मानकर चलिए ब्रिटिशर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, वो 1% नहीं चाहते थे इंडियंस को कोई बेनिफिट मिले। तो उन्होंने रेलवे का डेवलपमेंट किया। रेलवे का डेवलपमेंट इसलिए नहीं किया कि ये इंडियंस को बेनिफिट मिले, उन्होंने इसलिए किया ताकि इंडिया से ब्रिटेन या कहीं से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अगर करवाना है गुड्स का, सर्विसेज का, वो इजीली हो सके, ये कारण था। दूसरा, टेलीग्राफ का इसलिए होता था, मान लीजिए कोई भी लॉ एंड ऑर्डर है, उसमें कम्युनिकेशन करना है कोई भी चीज़ को लेकर के। ब्रिटिशर के कुछ ऑफिसर्स थे वो यहाँ आए हुए थे, जैसे लॉर्ड कनिंगम, लॉर्ड कर्जन, तो उनको अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना होता था तो वो इजीली टेलीग्राफ के थ्रू कर सकते थे। तो टेलीग्राफ का मेन रोल क्या था, कम्युनिकेशन करना, और कोई नहीं मतलब था। इनका ये सेंस बिल्कुल नहीं था कि जो इंडियंस हैं उनको कुछ फ़ायदा मिले। तीसरा, नेवल ट्रेड, इसको भी काफ़ी बढ़ावा मिला। कैसे नेवल ट्रेड को बढ़ावा मिला, जैसे अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन के बारे में, तो इंडिया जो होती है वो दो जगह से कैसी है, कोस्टल कंट्रीज है, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। कहाँ से, ईस्ट और वेस्ट से, ईस्ट से भी और वेस्ट से भी। ये देखिए, अगर हम इंडिया का बेसिक सा मैप बनाते हैं यहाँ तक, तो ये वाली कंडीशन हो गई ईस्ट, दिस डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। तो यहाँ पर आपके सारे पोर्ट्स हो गए, जैसे मुंबई, गुजरात, ये सब चीज़ें, गोवा, और यहाँ पर क्या हो गया आपके उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इस टाइप से लोग हो। तो यहाँ से भी कनेक्टिविटी बहुत इजी है और यहाँ से भी कनेक्टिविटी बहुत इजी है। तो अगर मान लीजिए उनको कोई भी यहाँ पर किसी को पहुँचाना होता था या कोई भी सामान इंडिया से लेकर ब्रिटेन को पहुँचाना होता था, तो सबसे अच्छा तरीका था दैट इज नेवल ट्रेड। नेवल ट्रेड बहुत इजी तरीके से वो कर सकते थे। इसी के थ्रू, देखो, नेवल ट्रेड के थ्रू एक चीज़ और होती थी, कल्चर का ट्रांसफॉर्मेशन होता था। कल्चर, जैसे कोई भी इंसान है, आपको पता है, जैसे मोहम्मद गजनी जब 1200-1300वीं शताब्दी में यहाँ पर आए, तो उन्होंने अपना जो इस्लामिक कल्चर था वो यहाँ पर फैलाने की कोशिश करी। तो ऐसे ही जो ब्रिटिशर थे उनका क्या टारगेट था कि भाई साहब जो क्रिश्चियन कल्चर है उसको बढ़ावा मिले, क्रिश्चियन कल्चर है उसका मैक्सिमम तरीके से वो भिड़े। ठीक है, इसके अलावा और किसका डेवलपमेंट किया, पोस्ट्स या पोर्ट्स भी कह सकते हैं, ताकि वहाँ पर शिप इजीली हो सके। तो ये इस चैप्टर का बेसिकली अपन कंक्लूजन की बात करें तो ये सब चीज़ें होती है इसमें। तो अगर हम इस चैप्टर को पूरा एक तरीके से रिवाइज करें तो क्या है इस चैप्टर के अंदर, तो देखिए भाई हमने क्या पढ़ा कि 1947 के आसपास इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी। बेसिक सी बात है, कोई दूसरी कंट्री किसी कंट्री पे आएगी तो वो उसका तो भला सोचेगी नहीं, वो चाहेगी वहाँ से कितने ज़्यादा रॉ मटेरियल मेरी कंट्री में आ जाए और अपनी कंट्री का बेनिफिट हो जाए कैसे भी करके। तो बस वही किया, इंडिया से जो जो रॉ मटेरियल मिल सकते थे वो उठाया, कहाँ रखा, ब्रिटेन के अंदर,
वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बनाए और बेच दिए किसी को, इंडिया को। तो दोनों ही कंडीशन में फ़ायदा किसको हो रहा, ब्रिटेन को। दोनों ही कंडीशन में नुकसान किसको हो रहा, इंडिया को। जो इंडिया थे वहाँ पर क्या नाम है, चीप लेबर उनको मिल जाते थे इजीली। वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी डिजीज़ देखने को मिली, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। ब्रिटिशर्स ने कुछ नई नई चीज़ें तो लाई, लाइक रेलवे लेके आए, पोस्ट लाए, टेलीग्राफ लाए, लेकिन उनमें कुछ भी ऐसा मोटो नहीं था कि इंडिया को कुछ बेनिफिट हो। सारा का सारा बेनिफिट ओरिएंटेड किसका था, ब्रिटेन का। नेवल ट्रेड को बढ़ावा मिला ताकि ब्रिटेन से इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाए। टेलीग्राफ को बढ़ावा मिला ताकि कम्युनिकेशन ईजी हो जाए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर है, जो भी चीज़ें वो सब बहुत आसानी तरीके से हो सके। इंडिया का जो भी हैंडीक्राफ्ट था, टेक्सटाइल था, या जो भी उनका कल्चर था, पूरा का पूरा एक्सप्लॉइट हो चुका था। तो ये थी 1947 की ईव की कहानी। इसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।